बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं और आज आपके सामने आप अगर देख सकते हैं तो आपके पास एक डीसी मोटर है। और आज हमने इस जो हमारा मोटिव है लेक्चर का वो ये है कि हमने इस डीसी मोटर की स्पीड को मेजर करना है विद सीमेंस पीएलसी और उसका मॉडल है S7200 CPU 224। तो इस मोटर की जो स्पीड है वो मेजर कैसे की जा सकती है, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड RPM, ठीक है, रोटेशन पर मिनट। तो उसके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको कहा जाता है जिस डेफिनेटली आपको कोई ना कोई इस मोटर की स्पीड को मेजर करने के लिए आपको कोई ना कोई सेंसर चाहिए जो इसकी स्पीड को सेंस करेगा। और जब आप उसकी स्पीड को सेंस करेंगे उसके बाद फिर आप जो है वो उसको स्पीड में कन्वर्ट करेंगे फार्मूला से, स्केलिंग से। तो इस किसी भी मोटर की स्पीड को मेजर करने के लिए आपके पास जो इक्विपमेंट और सेंसर यूज़ होता है उसको कहा जाता है इनकोडर, ठीक है। तो ये जो आपको मोटर के साथ यहाँ पे ये जो चीज़ नज़र आ रही है ये वाइट, ये बेसिकली इसके साथ इनकोडर कपल्ड है। और ये इनकोडर किस तरह का हो सकता है और किस किस तरह के इनकोडर होते हैं उसको हमने डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो इनकोडर है ये किस तरह का होता है, ठीक है, या कि इसकी क्या क्या टाइप्स हैं। तो हमारे इनकोडर की जो मेन जो टाइप्स हैं वो दो तरह की टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं इंक्रीमेंटल रोटरी इनकोडर और दूसरे को हम कहते हैं एब्सोल्यूट इनकोडर। तो इन दोनों की जो एप्लीकेशन है उसको भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका इंक्रीमेंटल रोटरी इनकोडर, ठीक है। और मैं इसके साथ साथ आपको ये भी बताऊंगा कि जो आपका एब्सोल्यूट इनकोडर है ये किन कामों के लिए यूज़ होता है और इंक्रीमेंटल जो इनकोडर है वो किस काम के लिए यूज़ होता है। तो अभी हम जो देखने जा रहे हैं वो इंक्रीमेंटल रोटरी इनकोडर है। उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा। अभी हमने एक थोड़ी सी छोटी सी एक वीडियो देखते हैं जिसके अंदर आपको इंक्रीमेंटल रोटरी इनकोडर एक्सप्लेन किया हुआ है कि इंक्रीमेंटल रोटरी इनकोडर होता क्या है, ठीक है। इस वीडियो को ज़रा आप देखें। Also called a shaft encoder, can be used in positioning and motor speed feedback applications. In this video, we explain the function of an incremental rotary encoder. Incremental rotary encoders use discs which contains transparent sections that are equally spaced. A light-emitting diode serves as sender transparent sections that are equally spaced. अच्छा, अगर आप इसको ज़रा गौर से देखें इस रोटरी इनकोडर को तो आपको यहाँ पे इक्वली स्पेस्ड होल्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है, इक्वली स्पेस्ड होल्स हैं, ठीक है। ये इसके अंदर डिस्क है जिसके अंदर इक्वली स्पेस्ड होल्स है। यहाँ पे एक आपका IR ट्रांसमीटर लगा होगा और दूसरे एंड पे आपका रिसीवर है। ये देखें IR ट्रांसमीटर है, यहाँ पे रिसीवर है। अब आपको पता है कि जब भी आपका जो सिग्नल है वो आप जब इस डिस्क को रोटेट करेंगे तो आपका ये सिग्नल पास होगा और इधर रिसीवर पे पड़ेगा। तो आपको ये पता है कि जब आपका सॉलिड पार्ट आएगा जहाँ पे होल नहीं है तो आपका सिग्नल नहीं पहुँचेगा, और जब आपका एम्प्टी पार्ट आएगा तो वहाँ पे सिग्नल आपको मिल जाएगा। तो इट मीन्स कि ये जो इसकी जो IR ट्रांसमीटर रिसीवर है इसकी जो पल्सेस हैं वो 1010 जनरेट होंगी, चाहे इसको आप क्लॉकवाइज मूव करें चाहे एंटी क्लॉकवाइज मूव करें, उसने देना 1010 ही है, सही है। Serves as sender and its light is detected by a photodetector. Therefore, the encoder can generate a sequence of pulses. The output is measured in pulses per
ये जो शाफ्ट है, ये आपको जो नज़र आ रही है, मेरा माउस नज़र आ रहा है आपको? तो ये जो शाफ्ट है आपकी, ये कपल्ड होती है मोटर के साथ इस तरह, ठीक है, इस तरह आपकी मोटर के साथ कपल्ड होती है। तो याद रखिएगा किसी भी इनकोडर का मोटर के साथ जो कनेक्शन है, जैसे ये मोटर आपको यहाँ पे दी गई है, इसके साथ जो कनेक्शन है वो मैकेनिकल कनेक्शन है, इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शन नहीं है। आपकी मोटर की जो वायर है वो अलग से होगी, आपकी इनकोडर की वायर अलग से होगी। अगर आपको किसी मोटर के साथ इनकोडर बिल्ट इन भी मिल रहा है और उसकी वायर आपको कहते हैं सर एक ही वायर में हमें जो है वो नज़र आ रही है, तो हमेशा याद रखिएगा उसके अंदर आपकी सेपरेटली इनकोडर की वायर्स होंगी, जिनका नॉर्मली वैसे भी देखा जा सकता है उसका जो विड्थ होती है या उसकी जो मोटाई होती है वो बहुत कम होती है एज़ कम्पेयर टू आपकी पावर की वायर के, ठीक है। तो आपको ये भी पता चल जाता है कि इनकोडर की वायर ये होंगी। बाकी ये डाटा शीट, इसके ऊपर मॉडल भी लिखा होता है और डाटा शीट से भी आपको पता चल जाता है कि आपकी जो इनकोडर की टाइप है वो किस तरह की टाइप है, ठीक है। अच्छा, तो अब अभी revolution, इसको आगे which देखते can हैं। be used to determine either the position or the rotational speed. To detect the rotational sense, अब हमारे पास अभी आपने इंक्रीमेंटल रोटरी इनकोडर में एक तरह की टाइप देखी थी विच इज कॉल्ड सिंगल फेज रोटरी इनकोडर, जो पहले आपने देखा। अभी आपके सामने जो चीज नजर आ रही है विच इज कॉल्ड टू फेज रोटरी इनकोडर विच इज ऑल्सो कॉल्ड क्वाड्रेचर इनकोडर, ठीक है। इसको क्वाड्रेचर इनकोडर भी कहा जाता है। अब क्वाड्रेचर इनकोडर क्या काम करता है? अगर आप यहाँ पे इसके डिस्क के होल देखें तो ये एज कंपेयर टू योर नॉर्मल इनकोडर थोड़े से डिफरेंट है, और ये होल इस होल से 90 डिग्री आउट ऑफ फेज है। इसके 4 एजेस बने हुए हैं, 1 2 3 और 4। तो ये 360 डिग्रीज पे आपको 4 पल्सेस देता है, इसलिए इसको कहते हैं कि ये क्वाड्रेचर इनकोडर है, ठीक है। अच्छा, इसमें इसका फायदा क्या है? और सिंगल फेज इनकोडर, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ टू फेज इनकोडर और सिंगल फेज इनकोडर? the encoder needs 2 tracks. The sense of rotation determines which signal coming from track A or track B is leading. Here, you can see the signal form coming from clockwise rotation. अभी आपको जो क्लॉकवाइज रोटेशन में सिग्नल नजर आ रहा है, ये आपकी मोटर क्लॉकवाइज मूव कर रही है। आप मुझे बता सकते हैं कि टू फेज इनकोडर से क्या होगा? डायरेक्शन का पता चलेगा। हाँ जी, और कोई? तो बिल्कुल इन्होंने ठीक कहा कि टू फेज इनकोडर का ये फायदा होता है कि आप उसकी स्पीड के साथ साथ मोटर की डायरेक्शन भी बता सकते हैं, देखिए क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, वो कैसे, वो देखें जरा। अभी आपकी मोटर क्लॉकवाइज चल रही थी और ये पल्सेस आपकी जनरेट हो रही हैं जो यहाँ पे आ रही हैं। इसमें ज़रा आप गौर से देखें, इसमें 2 IR ट्रांसमीटर 2 रिसीवर हैं, इसलिए इसको 2 पल्सेस आ रही हैं। तो यहाँ पे अगर आप ज़रा गौर से देखें तो यहाँ पे ट्रैक A लीड कर रहा है और ट्रैक B लैग कर रहा है। लीड और लैग का मतलब ये है कि ट्रैक A की पॉजिटिव एज पहले आती है और ट्रैक B की पॉजिटिव एज बाद में आती है। और अगर आप दूसरी तरफ देखें, To have a comparison, you see now the signal form coming from counterclockwise rotation. Now the signal coming from track B is leading. अब अगर देखें आप तो इसमें आपकी ट्रैक B की जो पॉजिटिव एज है वो पहले आ रही है और ट्रैक A की पॉजिटिव एज बाद में आ रही है। तो इसमें इट मीन्स कि इस जगह पे आपका ट्रैक B लीड कर रहा है और ट्रैक A लैग कर रहा है। तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि आपकी इसकी डायरेक्शन क्या है। अच्छा, इसमें सिमेंस के अंदर आपको ये चीज़ खुद से कोड के अंदर लिखनी नहीं पड़ेगी, वो SM मेमोरी के एक बिट को 1 करेगा या 0 करेगा। इसका मतलब ये होगा कि जब 0 होगी तो वो एक डायरेक्शन में और जब 1 होगी तो दूसरी डायरेक्शन में। वो ये सेंस ऑटोमेटिकली खुद ही कर लेगा ये, ठीक है। आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसको सेंस करने की, ठीक है। ये सेंस ऑटोमेटिकली जब आप कॉन्फ़िगर करेंगे तो उसमें ये कर सकता है, ठीक है। तो बहरहाल ये इनकोडर की आपको समझ आ गई कि ये इनकोडर कैसे काम कर रहा है। तो अब हम आ जाते हैं दोबारा से अपने लेक्चर की तरफ। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो इनकोडर की रीडिंग है वो कैसे होगी, क्योंकि हम कहते हैं कि ये इट्स डायरेक्टली लिंक्ड टू आपका टाइम के साथ लिंक्ड है इसका।
समझ गए ना आप? आपका जो लिंक है इसका टाइम के साथ है, तो इसका मतलब ये है कि हमने कोई स्पेसिफिक टाइम के बाद इसकी पल्सेस को रीड करना है, जिसको फिर हम बाद में उसको आरपीएम में कन्वर्ट करेंगे। तो वो टाइम आपका फिक्स्ड होना चाहिए और एक्यूरेट होना चाहिए, उसमें आपका ज़रा बराबर भी फर्क नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो डेफिनेटली आपका जो है वो रीडिंग में प्रॉब्लम आएगा। तो आपको एक्यूरेट टाइम चाहिए। और अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर बहुत ही डिटेल के अंदर टाइमर इंटरप्ट को पढ़ा था, और मैंने आपसे कहा था कि टाइमर इंटरप्ट इतना ज़रूरी है कि आप नेक्स्ट लेक्चर को उसी लेक्चर के आगे कंटिन्यू करेंगे और उसी का ही कोड जो है वो आप इसको करेंगे। एक और चीज़, इनकोडर की जो पल्सेस हैं ये एक नॉर्मल पीएलसी के हार्डवेयर में रीड नहीं हो सकती, ठीक है, मतलब नॉर्मल इनपुट की तरह रीड नहीं हो सकती। उसकी रीज़न ये है, अभी आप देखेंगे भी, इसकी पल्सेस इतनी फास्ट आती हैं कि आप उसको नॉर्मल कंडीशन में रीड नहीं करवा सकते, ठीक है। तो फिर क्या होगा, आपको टाइमर इंटरप्ट तो चाहिए, मैं रीडिंग की बात कर रहा हूँ, वो तो टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं, हम फिजिकल रीडिंग की बात कर रहे हैं जिस जगह पे ये लगेगा। तो यू नीड अ स्पेशल हार्डवेयर टू डिटेक्ट दीज पल्सेस जो कि आपकी इनकोडर से आ रही हैं। तो ये हार्डवेयर तो आपका स्पेशल है ही है, लेकिन आपको एक स्पेशल काउंटर चाहिए जो कि इन पल्सेस को रीड करेगा, काउंट करेगा, और ये नॉर्मल काउंटर की तरह काम नहीं करता। और जब मैं आपको काउंटर पढ़ा रहा था मैंने आपको बताया था कि हम ये नॉर्मल काउंटर्स के अंदर आपकी 3 तरह की कैटेगरीज हैं, काउंट अप डाउन और काउंट डाउन। लेकिन आपको स्पेशल जब आप यूज करेंगे विच इज कॉल्ड हाई स्पीड काउंटर, और हाई स्पीड काउंटर पीएलसी के अंदर मैंने आपको बताया हुआ है कि, और हमने उसकी स्पेसिफिकेशन में उस वक्त पढ़ा था, लेकिन डेफिनेटली वो काफ़ी टाइम हो गया, उसको आपको शायद याद नहीं होगी। लेकिन आप याद रखें कि जो आपका हाई स्पीड काउंटर है उसकी मेमोरी कहलाती है HC। क्या 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 कहलाती है? HC। जिस तरह आपकी काउंटर की मेमोरी C0 से स्टार्ट होती है, ऐसे ही है ना, C0 से C255 तक है। इसी तरह टाइमर की भी T0 से लेकर T255 तक है। इसी तरह आपके हाई स्पीड काउंटर इसमें HC0 से लेकर नहीं, HC0 से लेकर HC5 तक है, ठीक है। ये बहुत ही मिनिमल काउंटर्स हैं, इसमें ज़्यादा नहीं है। उस जो बेसिकली ये ज़्यादा मेमोरी भी कंज्यूम करते हैं। तो इसमें टोटल कितने काउंटर्स हैं? 6 हाई स्पीड काउंटर को रीड करने की एबिलिटी है। अब इसकी जो हाई स्पीड काउंटर की जो मेमोरी है, अगर आप ज़रा गौर से, मतलब पहले जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं उस पर गौर करें, तो आपको जो नॉर्मल काउंटर्स होते हैं उनकी जो मेमोरी है वो आपकी इंटीजर में है। किस में? इंटीजर में है। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू डेफिनेटली 32767 तक जाती है। लेकिन हाई स्पीड काउंटर ये जो मेमोरी आपको नजर आ रही है विद इन सेकेंड्स ये फिल कर सकता है, ठीक है। ये आपको पता है इतनी फास्ट, एक सेकंड के अंदर आपको थाउजेंड्स ऑफ पल्सेस मिलेंगी। तो ये विद इन सेकेंड्स आपको ये इस मेमोरी को फिल कर सकता है। तो इसीलिए जो हाई स्पीड काउंटर की मेमोरी है वो डबल इंटीजर में रखी गई, ठीक है। नॉर्मल इंटीजर में नहीं है बल्कि डबल में है। डबल मीन्स 2 raised to the power 32। तो ये आप देख सकते हैं कि आपका काउंटर कहाँ तक काउंट कर सकता है, ठीक है। आप 2 raised to the power 32 कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई एक। अच्छा, इसी तरह जैसे मैंने आपको बताया कि सॉफ्टवेयर के अंदर इसकी बाकायदा एक इंस्ट्रक्शन रिजर्व है हाई स्पीड काउंटर के लिए, इसी तरह आपकी हार्डवेयर में भी डेडिकेटेड इसकी पिन्स हैं। यानी कि आपकी ये जो आपको ट्रेनर नज़र आ रहा है इसमें आपको पीएलसी के साथ एक हार्डवेयर पे स्पेसिफिक पिन्स हैं जो कि इस हाई स्पीड काउंटर को रीड करने के लिए यूज़ होती हैं। हर पिन पे आप इसको रीड कर भी नहीं सकते, और इसका पूरा टेबल इसके मैनुअल के अंदर, पीएलसी के मैनुअल के अंदर दिया हुआ है कि आप किस पिन पे कौन सा हाई स्पीड काउंटर रीड कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमारा जो हार्डवेयर है थोड़ा सा आप इसको देख लें।
इसमें हमारे पास एक ये कैमरा ज़रा इधर लें, उठा लें, कैमरा को उठा लें, थोड़ा सा स्टेबल आपने रखना है, ठीक है। इसके ऊपर ऐसे लगाएं। तो ये थोड़ा सा पीछे कर लें। तो ये आपको सबसे पहले ये जो आपको डीसी मोटर नज़र आ रही है, ये जो डीसी मोटर नज़र आ रही है ये वाली, ये इसकी ड्राइव है, ठीक है। ये बेसिकली डीसी ड्राइव है। एक आपकी ड्राइव होती है विच इज़ कॉल्ड VFD, वो आपके सामने पड़ी हुई है, उसके ऊपर आप फोकस करें ज़रा, वो आपके सामने VFD पड़ी हुई है। ये बेसिकली 3 फेज मोटर है, इसको चलाने के लिए आपको VFD चाहिए, ठीक है। ये आप ये दिखा सकते हैं, ऊपर करें ज़रा, ये देखें। तो ये VFD है, ये इस 3 फेज मोटर को चलाने के लिए यूज़ होती है। लेकिन अभी हमारे पास जो ड्राइव है ये आपकी है DC ड्राइव, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये DC ड्राइव है, ठीक है। तो ये ड्राइव इस मोटर को, क्योंकि ये मोटर आपकी जो है वो यहाँ पे इसके ऊपर स्पेसिफिकेशन लिखी भी है, ये मोटर आपकी 180 वोल्ट की मोटर है। 180 वोल्ट पे मैक्सिमम इसका वो है, और 7.5 एम्पेयर करंट है, और इसका RPM है 3200 मैक्सिमम, ठीक है। 1.8 हार्स पावर की ये मोटर है। तो ये DC मोटर है। तो डेफिनेटली आपकी जो PLC है वो इतना करंट ड्रॉ नहीं कर सकती कि इस मोटर को डायरेक्टली ड्राइव कर सके डायरेक्टली। तो हमें क्या चाहिए, आपको ड्राइवर चाहिए जो कि इस मोटर को ड्राइव करेगा, यानी कि PLC सिग्नल देगी आपको इसको, और ये मोटर आपकी इसको चलाएगी। लेकिन आपको यहाँ पे आप इसको ऑटो और मैनुअल दोनों मोड पे चला सकते हैं। अगर आप मैनुअली इसको चलाना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ से आप इसको मैनुअली चला सकते हैं, ठीक है। तो इसको अगर आप ये देख सकते हैं, अगर आपने इसको मैनुअल चलाना है तो जस्ट आपने एक यहाँ से स्टार्ट का पुश करना है, और यहाँ से जब आप इसको रोटेट करेंगे तो ये मोटर आपको चलती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है। अभी हम इसको स्टॉप कर देते हैं। अच्छा, ये जो चीज़ लगी हुई है ये जस्ट वैसे नॉर्मल इंडस्ट्री के अंदर नहीं होती, ये बेसिकली जस्ट इनकोडर हमारा 12 वोल्ट पे था, तो हमने क्योंकि PLC एक्सेप्ट करती है 24 वोल्ट का सिग्नल, तो ये 12 से 24 वोल्ट में कन्वर्ट कर देगा, और ये जो यहाँ से पल्सेस देगा 12 वोल्ट की, ये 24 वोल्ट में कन्वर्ट करके यहाँ पे PLC में आपने यहाँ पे लगाया हुआ है। अच्छा, ये जो वायर यहाँ पे लगी हुई है ये बेसिकली आपने देखा होगा, यहाँ पे I0.0 से ये स्टार्ट होता है, I0.0, I0.1 2 3 4 5 अप टू 1.5। लेकिन ये सारी की सारी जो इनपुट्स हैं वो रिले के साथ हैं, ठीक है। यानी कि आप जब तक रिले को ऑन नहीं करते ये ऑन नहीं होती, ठीक है। तो ये रिले के थ्रू जाती हैं। लेकिन आपको पता है कि इतनी फास्ट पल्सेस कभी भी रिले से डिटेक्ट नहीं हो सकती, कैलकुलेट भी नहीं हो सकती। तो हमें क्या करना पड़ा है, हमें रिले को बाईपास करना पड़ा है, ठीक है। बाईपास हमने इस तरह किया कि हमने ये हमारे पास बनाना कनेक्टर पे ये लगा दिया हमने वायर। इस वायर को हमने डायरेक्टली इस ट्रेनर के अंदर अगर आप देखें तो ये हमने बाईपास यहाँ पे करके, ठीक है, ये बाईपास करके इस जगह से ये येलो वायर हमने डायरेक्टली I0.0 के ऊपर लगाई हुई है, ठीक है। तो ये बेसिकली इस रिले को, जो कि इसके साथ नॉर्मली सेफ्टी के लिए अटैच थी, आपने इस रिले को बाईपास इसलिए करवाया ताकि आपकी जो इनपुट्स हैं वो डायरेक्टली उसके ऊपर आ सकें, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, 24 वोल्ट हमने यहाँ से दिया, ग्राउंड यहाँ से दिया, और पल्स वाली आउटपुट जो इनपुट आ रही है, जो इनकोडर से आ रही है, वो यहाँ पे दे दी, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा जो है वो हार्डवेयर है जो कि आपने यहाँ पे अभी डेवलप किया हुआ है। सही है, सही है, ओके, ठीक है। तो ये हार्डवेयर हमने जो यहाँ पे PLC के साथ लगाया हुआ है, ये इस तरह हार्डवेयर आपका काम कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा आ जाते हैं हार्डवेयर से। हार्डवेयर तो आपने ऑलमोस्ट अभी देख लिया। इस हार्डवेयर में कोई क्वेश्चन? सही है, समझ आ गया आपको? अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं अपनी कोडिंग की तरफ। जो उस दिन कोड हमने लिखा था, मैं उसी कोड को ही ओपन करूंगा। हमने उस दिन आपके फोल्डर में मैंने सेव किया था। अच्छा सॉरी, ये वो तो दूसरे लैपटॉप में था। अच्छा जी, वो मैं कोड दोबारा से अभी रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले हमने SM0.1 लिखा था, उसके बाद हमने मूव का ब्लॉक लगाया था,
मूव बाइट, और आपको पता है हमने टाइमर इंटरप्ट नंबर 10 को यूज़ कर रहे थे, तो इसको मैं 100 SMB34 इसको लिख लेता हूँ। इसके बाद आपने इंटरप्ट करना है, अटैच करना है और इनेबल कर देना है, ठीक है। ये तो मैं PLC का मॉडल भी यहाँ से चूज़ कर लेता हूँ कि ये मॉडल है हमारा CPU 224, इसको ओके कर दें, और मेरे ख्याल से वर्जन हमारा 2.0 है। अच्छा जी, अब हम इसको इंटरप्ट में जाना कहाँ पे, हमने 0 पे जाना है, और इसका इवेंट है फॉर एग्जांपल इसको मैं कह देता हूँ इवेंट नंबर 10, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंटरप्ट इनिशियलाइज जो से पहले हुआ था, और हमने 1 सेकंड का टाइम बनाया हुआ था, ठीक है। तो 1 सेकंड का टाइम आपको पता ही है कैसे बना हुआ था। कंपैरिजन में जाएं आप, लेस देन इक्वल टू, और यहाँ पे आपका ग्रेटर देन इक्वल टू। तो आपकी अगर VB0 इज लेस देन इक्वल टू फॉर एग्जांपल 10 है, तो आपने करना है इंक्रीमेंट बाइट VB0 में VB0 का इंक्रीमेंट कर दें, और अगर आपकी वैल्यू VB0 की वैल्यू ग्रेटर देन 10 हो गई है, तो आपने, वो आपको पता ही है कि ये जो है आपका टाइम जो 1 सेकंड जो है वो गुजर चुका होगा, ठीक है। इसको अभी हम चलें अभी रहने देते हैं, इसको मैं कोड लिख दूंगा, लेकिन ये कोड पहले से आपके पास लिखा हुआ था। अगर चले नहीं भी लिखा हुआ तो हमने 1 सेकंड को बनाने के लिए वहां पे एक कोड लिख दिया। तो आपने इनकोडर को इंटरफेस करते हुए सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो मोटर आपके सामने है ये एक रोटेशन पे कितनी पल्सेस को जनरेट करती है, ठीक है। एक रोटेशन में कितनी पल्सेस की आती हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो ये है कि आपने हाई स्पीड काउंटर को इनिशियलाइज कैसे करते हैं कि हम इन पल्सेस को रीड करवा सकें अवर I0.0। तो उसके लिए आपने टूल्स में जाना है, इंस्ट्रक्शन विज़ार्ड में जाना है, और इंस्ट्रक्शन विज़ार्ड में हमारे पास ऑप्शन है हाई स्पीड काउंटर। जैसे आपने T200 को कॉन्फ़िगर किया था, हाई स्पीड काउंटर को भी कॉन्फ़िगर करने के लिए एक विज़ार्ड है, और ये विज़ार्ड आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। और इसमें आपके पास चॉइस है कि आप कौन सी मेमोरी को यूज़ करना चाहते हैं, IC0 से IC5 में से कौन सी मेमोरी को यूज़ करना चाहते हैं। फिर आपका मोड, इट्स मोड ऑफ ऑपरेशन, ये आपको मैनुअल के अंदर काफ़ी चीज़ें डिटेल के अंदर मिल जाएंगी कि इसके कितने मोड्स होते हैं और मोड्स होते क्यों हैं। जिस तरह आपको पता है कि आपकी इनकोडर की टाइप्स मुख्तलिफ होती हैं, सिंगल फेज इनकोडर, टू फेज इनकोडर, टू फेज इनकोडर विद जी मीन्स कि जब भी आपका एक साइकिल कंप्लीट होता है तो एक पल्स देता है वो, मतलब एक ऐसी भी इनपुट होती है। तो इट डिपेंड्स अपॉन कि आपका किस टाइप का इनकोडर है, ठीक है। अभी ये है तो टू फेज इनकोडर, लेकिन इसका एक फेज क्यों चूंकि डैमेज हो चुका है तो हम इसको मोड 0 पे ही यूज करेंगे एज अ सिंगल फेज इनकोडर, ठीक है। तो मोड 0 में लिखा हुआ है सिंगल फेज अप डाउन काउंटर, लेकिन अगर आप यहाँ पे मोड्स आगे लेके जाएं तो यहाँ पे लिखा देखें टू फेज काउंटर, यानी कि जब आपका टू फेज होगा तो आपने मोड 7 रख सकते हैं आप, ठीक है। तो अभी हमारे पास है सिंगल फेज अप डाउन काउंटर विद इंटरनल डायरेक्शन कंट्रोल, नो स्टार्ट इनपुट, नो रीसेट इनपुट। इसको आप नेक्स्ट कर दें। अच्छा, अब ये आपसे कहता है, ये डोर बंद कर दें। अच्छा जी, तो ये जो ब्लॉक है ये आपसे ये कहता है कि HC इनिशियलाइजेशन ऑप्शन, ठीक है। इनिशियलाइजेशन ऑप्शन का मतलब ये है, देखें ना, आपने नॉर्मल जो काउंटर पढ़ा था उसके अंदर आपने करंट वैल्यू रखते थे, प्रीसेट वैल्यू रखते थे ना आप, करंट वैल्यू जो मूव करवाते थे, प्रीसेट वैल्यू, स्टार्ट में कोई वैल्यू देनी है आपने, ये करते थे। ये कहता है कि मैं एक सब रूटीन बनाने लगा हूँ। सब रूटीन का मतलब होता है फंक्शन बनाने लगा हूँ इसका, ठीक है, कि उस फंक्शन का मैं नाम क्या रखूँ, आपकी अपनी मर्जी है। आप अगर कोई नाम रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर उसने डिफ़ॉल्ट नाम HSC इनिशियलाइजेशन रखा हुआ है तो मैं सपोज इसको कह देता हूँ ये मोटर स्पीड कह देता हूँ, ठीक है। मैं वैसे ही नाम इसका रख देता हूँ। अच्छा, ये रूटीन आपको यहाँ पे मिलेगी, इस जगह पे, सही है, एक नई रूटीन मिल जाएगी।
इसमें ये कहता है कि अगर आप चाहते हैं कि आप कोई प्रीसेट वैल्यू रखना चाहते हैं, अच्छा क्यों रखते हैं हम प्रीसेट वैल्यू, उसकी वजह ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं इतने काउंट के बाद ये काम हो जाए तो आप प्रीसेट वैल्यू रख सकते हैं। अगर आप प्रीसेट वैल्यू के बेस पे काम नहीं करना चाहते तो फिर आप बेशक ना रखें। आपको पता है कि आप हाई स्पीड काउंटर को वैसे भी कर सकते हैं, यूज नॉर्मल काउंटर को भी कर सकते हैं कंपैरिजन करके। तो आप यहाँ पे रखना वैल्यू कोई लिख सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा आप यहाँ पे कोई वेरिएबल भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर कोई आपने वेरिएबल रखा तो वो किस टाइप का होगा, सबसे पहले तो वो कौन सी मेमोरी से होगा। यानी कि आप चाहते हैं मैं प्रीसेट वैल्यू सपोज अपनी मर्जी से चेंज कर सकूं, यानी कि रन टाइम में बगैर लैपटॉप लगाए हुए आप चाहते हैं कि मैं उसकी वैल्यू को स्क्रीन से HMI से मैं चेंज कर दूं, तो डेफिनेटली आपको कोई ऐसा वेरिएबल रखना पड़ेगा ना। कांस्टेंट रखा तो उसको चेंज नहीं कर सकते आप, तो आपको क्या रखना पड़ेगा, वेरिएबल वैल्यू रखनी पड़ेगी। लेकिन वो वेरिएबल होगा किस मेमोरी से ये बताएं। और वेरिएबल जब भी मैं ये आपसे क्वेश्चन करूंगा तो आपने दो चीजें याद रखनी है। वेरिएबल का जब भी हम क्वेश्चन करें तो दो चीजें याद रखनी है आपने, एक तो ये या तो होगी M मेमोरी या V मेमोरी, ठीक है, ये मैंने पहले भी बार बार आपको बताया हुआ है। और दूसरी चीज क्या होगी, दूसरी चीज ये होगी कि M मेमोरी कब होगी और V मेमोरी कब होगी, और ये भी मैंने आपको चीज बार बार बताई हुई है। M मेमोरी उस वक्त होती है जब आपकी नंबर ऑफ बिट्स 1 होती हैं, किसी 1 को स्टोर करवाना है, 1 या 0 को, ठीक है। और V मेमोरी कब होती है, जब आपका नंबर 0 और 1 से बड़ा हो जाए, ठीक है। तो अगर आपने कोई वेरिएबल इसके अंदर रखना है तो आपने वो V मेमोरी रखनी है। और लेकिन V मेमोरी में भी आपने VB 0 रखना है, VW 0 रखना है, VD 0 रखना है, ये भी तो आपको पता होना चाहिए। तो ये कौन सा रखना है, सॉरी VW नहीं रख सकते। उसकी वजह यह है कि अभी मैंने आपको बताया, यहाँ पे लिखा भी है, देखें अगर पीछे तो इंटर डबल वर्ड एड्रेस। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हाई स्पीड काउंटर की मेमोरी डबल टाइप की है तो आपको प्रीसेट वैल्यू भी डबल टाइप की ही लिखनी है। तो आप इसमें VD कुछ वैल्यू लिख सकते हैं। इसी तरह आपकी करंट वैल्यू है उसमें भी आप VD कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि आप चाहते हैं कि आपका काउंटर स्टार्ट ही 200 से हो तो आप इसमें 200 भी रख सकते हैं, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं अपनी मर्जी आप इसको चेंज करना चाहते हैं रन टाइम में तो आप इसका वेरिएबल रख सकते हैं, ठीक है। तो इट डिपेंड्स अपॉन कि आप चेंज करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, ठीक है, और रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते, और क्या आप करंट वैल्यू प्रीसेट वैल्यू को मैच करे तो कोई इंटरप्ट आ जाए, ये भी आप कर सकते हैं, ऐसा भी इंटरप्ट होता है, ठीक है। तो अभी हमारे पास इंटर द इनिशियल काउंटिंग डायरेक्शन। इनिशियल काउंटिंग डायरेक्शन का मतलब होता है काउंटर अप करे या डाउन करे। तो आपकी अपनी मर्जी, आप इसको डाउन करवाना चाहते हैं डाउन करवा सकते हैं, आप करवाना है तो आप करवा सकते हैं, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी हमने आप ही सिलेक्ट किया हुआ है। इसको नेक्स्ट करें। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, आपने कोई करंट वैल्यू या प्रीसेट वैल्यू की बेस पे इंटरप्ट लाना हो तो आप यहाँ पे ला सकते हैं, ठीक है। आपकी अपनी मर्जी है, आप इसको ला सकते हैं, ठीक है, लेकिन अभी हमने इसको नहीं लाना। तो ये यहाँ से ये देखिए सब रूटीन क्रिएट हुई है, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ अभी। जब मैं इसको फिनिश करूँगा तो यहाँ पे आपको एक मोटर स्पीड के नाम से ब्लॉक मिल जाएगा। अब बेसिकली इट्स हाई स्पीड काउंटर इनिशियलाइजेशन ब्लॉक, ठीक है। ये हाई स्पीड काउंटर को इनिशियलाइज करने के लिए एक ब्लॉक बना हुआ है, सही है। तो ये कहते हैं टू एनेबल दिस। अच्छा ये है क्या, लिखा हुआ क्या है, ये आपको आप थोड़ा सा अगर गौर करें तो आपको कुछ चीज़ें इसमें से समझ आ जाएंगी। जैसे मिसाल के तौर पर ये चीज़ देखें, आपने हाई स्पीड काउंटर की कौन सी मेमोरी रखी और इसका मोड कौन सा रखा, 0, और इसने इनिशियलाइजेशन के अंदर ही हाई स्पीड काउंटर में 0 डाल दी है। यानी कि जब भी ये रूटीन कॉल होगी तो आपको हाई स्पीड काउंटर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा जब भी ये कॉल होगी, ठीक है। अगर आपने, मैं हिंट भी है, मैं थोड़ी देर के बाद आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, ये इसका हिंट भी है। जब भी आपको हाई स्पीड काउंटर को 0 करवाना है तो आप वन ऑफ द मेथड इज कि आप इस रूटीन को कॉल कर लें वंस, क्योंकि आप बार बार 0 करवाते रहेंगे तो फिर 0 ही रहेगा, फिर क्या पल्स उसने रीड करनी है। लेकिन वंस
वंस मीन्स जब भी 0 करवाना हो तो आप इसको कॉल कर सकते हैं। इसके साथ ये कहता है कि ये बेसिकली ये रूटीन क्या काम कर रही है, ये किस काम के लिए बनी है। टू एनेबल दिस कॉन्फ़िगरेशन विद इन द प्रोग्राम use SM0.1 or an edge triggered instruction to call this subroutine once from the main program। ये कहता है कि अगर आप चाहते हैं कि हाई स्पीड काउंटर को इनिशियलाइज करवाना, रीड करवाना पीएलसी से, तो आप इस रूटीन को, ये जो मैंने अभी रूटीन लिखी है मोटर स्पीड की, मेन प्रोग्राम से कॉल करवाएं। कॉल का मतलब होता है इसको प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं वंस और एन एज ट्रिगर्ड इंस्ट्रक्शन, यानी कि आपने इसको बार बार कॉल नहीं करना, आप कोई पॉज एज टाइप इंस्ट्रक्शन लगाएं या इनिशियलाइजेशन में इसको एक दफ़ा कॉल कर लें तो कम से कम ये होगा, ये कन्फिगर हो जाएगा। अब जब आई 0.0 पे कोई पल्स आएगी तो वो मेमोरी में सेव होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो हम इसकी बात मानते हैं, तो हम ये करते हैं, ये लिखा भी है कि ये मॉड्यूल क्या करता है, मोड 0 CV करंट वैल्यू 0 प्रीसेट वैल्यू 0 है, काउंट आपको हो जाएगा। अच्छा, जब भी आप फिर मेन ब्लॉक में आ जाए, मेन ब्लॉक में हमने SM0.1 लिखा हुआ है ना ऑलरेडी, तो आपने क्या करना था, SM0.1 एक और दफ़ा लिखें, डेफिनेटली आप मल्टीपल टाइम्स लिख सकते हैं, और यहाँ से कॉल सब रूटीन में जाके मोटर स्पीड को कॉल कर लें। ये कॉल कर लिया मैंने, ठीक है। तो ये कॉल जब मैंने कर लिया तो अब हमने क्या करना है, अब हमें पता है कि हाई स्पीड काउंटर में वैल्यू आना स्टार्ट हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, जस्ट मूव का ब्लॉक लगाते हैं देखने के लिए कि क्या हमारी वैल्यू इसमें आ रही है कि नहीं आ रही। तो हम यहाँ पे HC0 में वैल्यू आ रही है ना, इसको किसी वेरिएबल में सेव करवा देते हैं जस्ट देखने के लिए। मैं डायरेक्ट जाके स्टेटस चार्ट पे भी लिख देता ना, तब भी वैल्यू आपको नजर आ जाती। ये जस्ट मैं देखने के लिए कि ये वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही, मैं इसको VD100 में स्टोर कर देता हूँ। सही है, तो अब हमने ये सारा काम कर लिया। अब हम क्या करते हैं, इस केबल को निकालें, प्रोग्रामिंग केबल को, जैसे ये फ्री करवाएं, जैसे। तो अब हम पीएलसी की जो केबल है वो कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं और इस प्रोग्राम को हम डाउनलोड करते हैं पीएलसी के अंदर। तो मैं कम्युनिकेशन पे जाता हूँ, COM4 को मैं देखता हूँ कि क्या ये डिटेक्ट हो रही है। हम सेट पीजी और पीसी इंटरफेस पे चले जाते हैं। तो अभी हमारी इंशाल्लाह कम्युनिकेशन आप देखेंगे इस्टेब्लिश हो जाएगी। ये हमारी कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो चुकी है। अब हम इस प्रोग्राम को डाउनलोड करने लगे हैं पीएलसी के अंदर। तो आपने जब भी सब रूटीन लिखी हो तो हमेशा याद रखना है कि आपने मेन ब्लॉक से जाके ही प्रोग्राम को डाउनलोड करना है, सब रूटीन वाली जगह पे जाके नहीं करना, ठीक है। अच्छा, अब हम इसकी लाइव ऑब्जर्वेशन को ऑन कर लेते हैं। लाइव ऑब्जर्वेशन ऑन करने के बाद आपको यहाँ पे जो चीज़ नज़र आ रही है वो अभी आ रहा है 0, ऐसे ही है। और अभी आप क्या करें कि आप ये जो मोटर है इसको हम थोड़ा सा हाथ से रोटेट करते हैं, जस्ट टू मेक श्योर दैट कि आपकी जो पल्सेस हैं वो क्या आ रही हैं कि नहीं आ रही, ठीक है। तो इसको मैं रोटेट करता हूँ यहाँ से, ये देखिएगा आप। तो जब मैं ये रोटेट कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो पल्सेस हैं ये आई 0.0 पे आ रही हैं और इसको यहाँ पे रीड भी हो रही हैं, ठीक है। तो अभी हम क्या करने लगे, अभी हम करने ये लगे कि हमारे पास यहाँ पे एक एरो है, ठीक है। आप कैमरा पकड़ें, आप इधर आ जाए। अगर आप यहाँ पे गौर से देखें स्क्रीन के ऊपर तो आपको यहाँ पे मोटर के ऊपर एक एरो नज़र आ रहा होगा, ऐसा ही है, नज़र आ रहा है आपको, ये देखें। तो अभी हमने करना ये है कि ये जो एरो है ये जस्ट समझ लें कि ये इसके सामने अभी ये, तो हमने एक रोटेशन में इसको घुमाना है ऐसे,
और इसको जो घुमाते हुए ये याद रखना, जैसे ये मेरा हाथ आगे चला गया, आपका ये आगे ना जाए, ठीक है। आपका एक रोटेशन में एक हाथ से आपने या दोनों हाथों से ऐसे करें कि ये वापस ना जाए। हाँ, ये घुमाते घुमाते अगर थोड़ा बहुत आगे भी चला जाता है तो कोई मसला नहीं है, आप इसको पीछे नहीं करना आपने, ठीक है। हम दोबारा से इसको टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता घुमाएं ताकि ये साथ ही आ जाए। तो हमने बेसिकली सबसे पहला काम ये करना है कि इस मोटर की एक रोटेशन में हमें कितनी पल्सेस मिलती हैं, ठीक है, इसको ये देखना है। इसके लिए हम यहाँ पे इसको रीसेट कर देते हैं पहले। ये देखें, मैं इसको रीसेट करने लगा हूँ तो ये अभी पल्सेस आपकी 0 हो जाएंगी। तो आपने अभी घुमाना है और घुमाते हुए इस एरो को इसके एरो के सामने लाना है ताकि हमें पता चलता है एक रोटेशन कंप्लीट हो चुकी है। करें, अभी आप देखिए पल्सेस आ रही हैं, ठीक है। दूसरा हाथ लगा सकते हैं आप, कोई इशू नहीं है, लेकिन आराम से ताकि उससे आगे ना जाए। तो ये तकरीबन 1200, बस एक दफ़ा इसको करके हिलाना नहीं, 1260 के करीब पल्सेस आई थी, लेकिन हम दोबारा से एक दफ़ा देख लेते हैं इसको। दोबारा करें, बस ठीक है, 1250। तो अगर हम एवरेज भी दें तो 1255 होगी, ठीक है। 1255 के करीब पल्सेस आई हैं, ठीक है। तो ये हमारा सबसे पहला मोटिव है कि आपने सबसे पहले देखना है कि जब ये आप इसको रोटेट करते हैं तो उसके अगेंस्ट जो पल्सेस हैं वो आपकी कितनी आ रही हैं एक रोटेशन के अंदर, ठीक है, ठीक है। तो ये जो हमारा फर्स्ट मोटिव था वो हमने इसमें अचीव कर लिया, सही है। तो हमने फर्स्ट मोटिव इसमें अचीव ये कर लिया कि आपको ये पता चल गया कि एक रोटेशन के अंदर इसकी जो पल्सेस हैं वो कितनी आ रही हैं। अब आपने करना क्या है, सबसे पहले तो आपको पता है कि ये टाइम से लिंक है और हमने 100 मिली सेकेंड का इंटरप्ट जनरेट किया हुआ है, यानी कि 100 मिली सेकेंड के बाद वो यहाँ पे आएगा और 1 सेकेंड कैलकुलेट करेगा। अब हमने क्या करना है, 1 सेकेंड बनाना है ना इंटरप्ट से, तो यहाँ से हमने ये 10 टाइम्स या 9 टाइम्स यहाँ पे आएगा, 10 जब 10वीं दफ़ा ये आएगा तो इसका 1 सेकेंड कंप्लीट हो चुका होगा। तो जब 1 सेकेंड आपका यहाँ पे कंप्लीट हो चुका तो आपने यहाँ पे 1 सेकेंड के बाद HSC0 को रीड करना है। 1 सेकेंड के बाद क्यों कर रहा हूँ कि मुझे 1 सेकेंड के बाद आने वाली पल्सेस की तादाद का पता चल जाए। अब देखें, अगर मैं मेन ब्लॉक में इसको रीड करता तो मुझे पल्सेस जो मिलती वो मिलती आफ्टर एवरी टाइम नेटवर्क 3 जब एग्जीक्यूट होता। अब आपको पता है कि ये जो ब्लॉक है ये 1 सेकेंड के बाद ही एग्जीक्यूट होगा, और अगर आपने 1 सेकेंड के बाद एग्जीक्यूट किया और इसके अंदर जो पल्सेस आएंगी वो 1 सेकेंड के बाद ही पल्सेस आएंगी। ये चीज़ कंफर्म होगी आपको, 1 सेकेंड के बाद ही आएंगी, ठीक है, इससे पहले नहीं आ सकती। तो इसका मतलब ये होगा कि हमने इसको टाइम के साथ कैप्चर कर लिए 1 सेकेंड के बाद। अब मैंने इन पल्सेस को कन्वर्ट करना है किसमें, रोटेशन में, रोटेशन में कन्वर्ट करना है ना। तो अगर मिसाल के तौर पर मुझे पता है कि हमारी एक रोटेशन के अंदर जो पल्सेस की तादाद है वो कितनी है, आप 55 कर लें, ठीक है। इसको हम एवरेजिंग कर लेते हैं तो ये समझ लें एक रोटेशन के अंदर हमारी जो पल्सेस हैं वो हमारी हैं 1255। तो आपने अगर फॉर एग्जांपल 1 सेकेंड के बाद जितनी भी पल्सेस आएंगी उसको किससे डिवाइड करना है तो रोटेशन आ जाएगी। देखें, ये आपको बात समझ आई है कि नहीं आई। मैं कहता हूं, सपोज मैं कहता हूं 1 सेकेंड के बाद 1365 लिखा हुआ था, 3765। मैं कहता हूं 1 सेकेंड के बाद मैंने पल्सेस को रीड किया तो इतनी पल्सेस आई हैं। तो आप इसको डिवाइड करेंगे 1200
55 के साथ, तो आपकी कितनी रोटेशन होंगी, यानी कि उसने मोटर ने 3 रोटेशन कंप्लीट की है, रोटेशन उसकी 3 रोटेशन है 1 सेकंड में, ऐसा ही है, यस सर। 1 सेकंड में 3 रोटेशन है। लेकिन मसला ये होगा कि मिसाल के तौर पर मैं एक रैंडम नंबर लेता हूँ, 7000 डिवाइड बाई 1255, तो अभी आपकी रोटेशन कितनी हुई है 5.577, तो एक्चुअल में तो आपकी रोटेशन 5.5 थी ना, तो या तो ये इसको 6 ले लेगा या 5 ले लेगा। क्यों? क्योंकि जब आप किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे, डिवाइड इंटीजर, VD 100 को आप डिवाइड कर देंगे, सॉरी VW तो अभी आपके सामने यहाँ पे डेफिनेटली आप थोड़ा सा डिवाइड मैंने गलत लगा दिया, ये डिवाइड होना चाहिए था डिवाइड इंटीजर, सॉरी डबल इंटीजर। तो आपको यहाँ पे VD 100 इसको आपने 1255 से डिवाइड करते, तो जो रिजल्ट आता वो इसमें सेव हो जाता, लेकिन जो रिजल्ट आता वो भी तो इंटीजर में सेव हो रहा है, तो वो पॉइंट्स के नंबर को तो इग्नोर कर देगा, तो आपकी जो एक्चुअल रोटेशन है पूरी हाफ रोटेशन उसने ओमिट कर ली, ठीक है, और आपका जो RPM है वो एक्यूरेट नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने अपने नंबर को जो आप रीड कर रहे हैं उसको कन्वर्ट कर लें रियल में, यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट में ही कन्वर्ट कर लें, ताकि वो जब डिवाइड हो तो आपको पॉइंट्स के अंदर भी वैल्यू मिल जाए, बाद में उसको दोबारा से आप कन्वर्ट कर लें। तो इस तरह हमने ये करना है कि आप, जैसे कि हम पहले भी काउंटर के अंदर ये कन्वर्जन ऑपरेटर लगा चुके हैं, तो हमने यहाँ पे कन्वर्ट लॉजिकल ऑपरेशंस में नहीं होगा, ये हमारे पास है कन्वर्ट्स, तो ये आपका डबल इंटीजर टू रियल, तो आपने जो भी SC0 की वैल्यू ली उसको आपने VD 100 में स्टोर कर दिया। अच्छा याद रखिएगा, D आपका डबल के लिए भी यूज होता है और रियल के लिए भी यूज होता है। अब ये वो टाइम आ गया जब मैं आपको बताऊं कि PLC को ये कैसे पता चलता है कि ये नंबर रियल है या डबल है। तो अगर आपने ब्लॉक लगाया हुआ है डबल इंटीजर टू रियल का, या आपने मूव रियल लगाया हुआ है, तो जब आप उसके ऊपर VD लिखेंगे तो वो अंडरस्टूड कर लेगा कि ये जो वैल्यू आपने लिखी है रियल टाइप की लिखी है। अगर आप डबल वर्ड का ब्लॉक लगाएंगे और उसके अंदर आप VD लिख लेंगे तो ये समझ लेगा कि ये वैल्यू डबल टाइप की है, रियल नहीं है, ठीक है। तो अभी आपका जो काउंट्स थे वो पहले से मैंने शुरू से ही उसको कन्वर्ट कर दिया रियल में, ठीक है ना। आएंगे ऐसे 1.0, 2.0, 3.0, 100.0, ऐसे ही होगा और तो कुछ नहीं होगा। अब आप डिवाइड भी जो चूज करेंगे वो भी रियल वाला चूज करेंगे। आपने यहां पे लिखना है अच्छा जी, तो बेसिकली हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इसको रियल में कन्वर्ट किया। अब हमने क्या करना है, हमें पता है कि पल्सेस आ रही है VD 100 में, इसको आपने डिवाइड करना है 1255 से, लेकिन देखें ये एरर दे रहा है। क्यों एरर दे रहा है कि ये आप ये कह रहे हैं कांस्टेंट भी आपने रियल टाइप का नहीं लिखा, मैं .0 लिख देता हूँ, समझ के बाद आप, तो 1255 यानी कि 1255.0। अब इसको आपने सेव करना है VD 120 में, हम कर देते हैं, किसी भी वैल्यू में कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या चीज़ आ गई है, इसको हम डिफाइन करते हैं RPS, रोटेशन पर सेकंड। और अब बड़ा सिंपल काम है RPM निकालना, कैसे, 60 से मल्टीप्लाई करना। RPS है रोटेशन पर सेकंड, 1 सेकंड में कितनी रोटेशन हुई है, 1 मिनट में निकालने के लिए क्या करेंगे, वो डिवाइड कैसे हो गया, मल्टीप्लाई बाय 60, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 60। तो आपने मल्टीप्लाई, वो भी आपने मल्टीप्लाई रियल वाला चूज करना है, तो हर वैल्यू आपने रियल वाली लगानी है, सही है। VD 120 को आप मल्टीप्लाई कर दें 60.0 से, तो ये आ जाएगा VD 130, और ये आपका आ गया
RPM। अब वही चीज़ जो मैंने एक्सप्लेन की थी कि ये है आपका काउंटर, याद रखिएगा ये काउंटर है। काउंटर ने हमेशा इंक्रीमेंट होना होता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। इसका RPM अगर आ गया 1 सेकंड में 60, इसकी रोटेशन 60 पल्सेस आई, ठीक है, या 1255 पल्सेस आई, 1255, तो उसको आपने 1255 से डिवाइड किया, क्या आ जाएगा? 1 रोटेशन आ गई ना। तो RPM आपका क्या आ गया? 60 आ गया ना। मल्टीप्लाई बाय 1 को मल्टीप्लाई बाय 60 करें तो 60 RPM आ गया। अब नेक्स्ट टाइम उतना ही अगर RPM हुआ, 60 हुआ, मोटर का स्पीड ज़्यादा नहीं हुई, तो इसका RPM क्या शो होगा? अभी यही चीज़ हम चला देंगे तो डबल हो जाएगा। क्यों डबल होगा? होना तो 60 चाहिए था ना। अगली दफ़ा आए अगर उतनी मोटर की स्पीड है तो 60 होना चाहिए था। डबल कैसे हो गया? क्योंकि आपका काउंटर तो हमेशा इंक्रीमेंट कर रहे हैं, आपने तो काउंटर को जीरो किया ही नहीं है। तो आपने हर कैलकुलेशन के बाद, हर 1 सेकंड के बाद आपने काउंटर को रीसेट कर देना है। हर 1 सेकंड के बाद काउंटर को रीसेट कर देना है, ताकि वैल्यू तो आपकी VD 130 में स्टोर होगी ना। आपने काउंटर को रीसेट कराया ना, VD 130 को थोड़ा ही कराया है। तो आपका हर 1 सेकंड के बाद काउंटर रीसेट हो जाएगा। तो आप काउंटर को रीसेट कैसे करेंगे? हाई स्पीड काउंटर की हम बात कर रहे हैं। एक और काउंटर में भी रीसेट होना है, लेकिन हम हाई स्पीड काउंटर की बात कर रहे हैं। कैसे होगा? और ये वही चीज़ है, मैंने थोड़ी देर पहले जब मैंने हाई स्पीड काउंटर को पढ़ाना शुरू किया सॉफ्टवेयर में, मैंने आपको बताया था कि हाई स्पीड काउंटर कैसे रीसेट होता है। बिल्कुल, मैंने आपको बताया भी था कि जब भी आपको काउंटर को रीसेट करना होगा तो आपने उसको कॉल करना है। तो आप क्या करें, यहाँ पे इसको कॉल कर लें, ये रीसेट हो गया। अब मसला ये है कि आपका जो ऊपर जो काउंटर चल रहा है, जो 1 सेकंड बना रहा है, जो आपके प्रोग्राम में पहले से लिखा हुआ था, अभी तो मैंने काट दिया था ना, वो भी तो लिखा हुआ था ना। इसको भी तो आपने रीसेट करना है ताकि 1 सेकंड के बाद ही इधर आए, ये ना हो गई 100 मिली सेकंड के बाद आना शुरू कर दे। तो आप यहाँ पे इसको भी रीसेट कर दें। VB 0 को आप रीसेट कर दें, सही है। अब मैं इसको कंपाइल करता हूँ, ये देखें ये हो गया। तो ये बेसिकली सारा का सारा जो ब्लॉक है ये आपके हाई स्पीड काउंटर को रीड करने के लिए है और RPM ये निकाल रहा है। क्योंकि आपका ये ब्लॉक इंटरप्ट के अंदर है, ये तो बार बार एग्जीक्यूट हो रहा होगा, तो आपको शायद नज़र ना आए, तो इसलिए हम इस वैल्यू को, जो RPM की वैल्यू है, वो उसको मेन ब्लॉक में भी एक वैल्यू में सेव करवा देते ताकि हमें नज़र भी आए। अच्छा, आपकी जो हाई स्पीड काउंटर की वैल्यू है वो आ रही है रियल में। तो रियल के आपके काफ़ी ज़्यादा डेसिमल नंबर्स होंगे, बहुत ज़्यादा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर नज़र आ रहा होगा, तो अजीब सा लगेगा। तो हम एक और काम करते हैं, इसको दोबारा से होल नंबर में शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, होल नंबर मतलब 1.2 है तो 1 होगा, 1.5 है तो 2 शो करेगा। इस तरह हम दोबारा से उसको कन्वर्ट कर देते हैं होल नंबर में। तो हमारे पास यहाँ पे कोई ऐसा ब्लॉक नहीं है जो आपको नजर आए रियल से डबल इंटीजर में, उल्टा, ठीक है, लिखा नजर नहीं आएगा। ब्लॉक है कन्वर्ट करने के लिए, लेकिन आपको यहाँ पे कन्वर्ट ऑपरेशन में किसी जगह पे रियल टू डबल नजर नहीं आएगा। तो आप यहाँ पे एक ऑप्शन है जिसको कहते हैं राउंड। तो राउंड का मतलब यही है, रियल टू डबल। राउंड ऑफ नहीं होता, हम वैल्यू को कहते हैं राउंड ऑफ करते हैं। तो बेसिकली ये वैल्यू राउंड ऑफ हो रही है, ठीक है, ये वैल्यू राउंड ऑफ हो रही है। तो अभी हम यहाँ पे इसको करते हैं, लेफ्ट साइड पे आपका RPM आएगा और राइट साइड पे आप VD 150 से रखें। और इसको मैं डिफाइन कर देता हूँ RPM स्केल्ड। स्केल्ड मतलब आपने इसको स्केल किया हुआ है, जस्ट लाइक होल नंबर में कन्वर्ट किया हुआ है। तो अभी आपके सामने यहाँ पे मोटर नज़र आ रही है। अच्छा, अब हम इस कोड को कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के बाद यहाँ से दोबारा से डाउनलोड कर देते हैं, सही है। तो ये हम PLC के अंदर इस कोड को डाउनलोड कर रहे हैं। अच्छा, अब हम इसको यहाँ से रन टाइम को लॉन्च करेंगे ताकि हमें लाइव ऑब्जर्वेशन नज़र आए RPM की।
तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका आरपीएम 0 है। अब मैं यहाँ से मोटर को चलाने लगा हूँ, ठीक है, मैनुअली चलाने लगा हूँ। तो ये देखिए हमारी मोटर जो है वो चल पड़ी है। अभी हमारा आरपीएम नहीं आ रहा, उसको हम देख लेते हैं कि क्या इशू है, उसको एक दफ़ा मैं देख लेता हूँ। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि यहाँ पे इंटरप्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये इंटरप्ट नहीं आ रहा। यहाँ पे VB0 की वैल्यू को हमने देखना होगा। तो VB की वैल्यू 0 पड़ी हुई है, तो ये इंटरप्ट नहीं आ रहा। तो इस इंटरप्ट को एक दफ़ा हम देख लेते हैं कि इंटरप्ट में कोई इशू तो नहीं है, उसके बाद हम इसको देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे मेन ब्लॉक के अंदर SM 0.1 था, 100 आपने SMB34 पे दिया हुआ था, इवेंट इसका आपने 10 रखा हुआ है, इनेबल इंटरप्ट भी किया हुआ है। चलिए एक मिनट, अच्छा ये थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, इसी के अंदर हम इसको एक्यूरेट कर लेते हैं। हमारे जो रूटीन थी वो सब रूटीन के अंदर हमने लिखा हुआ था। बेसिकली तो आपकी रूटीन इंटरप्ट के अंदर होनी चाहिए, तो ये थोड़ा सा एक मिस्टेक थी इसके अंदर, उसको हमने ठीक कर दिया है। हमने सब रूटीन के अंदर जो ब्लॉक्स लिखे हुए थे वो उठा के हमने इंटरप्ट के अंदर लिख लिए, और अभी हमारे पास इंशाल्लाह आप देखेंगे कि वैल्यू भी आना स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी हम इसको दोबारा से स्टार्ट करते हैं मोटर को, और आपने यू हैव टू मेक श्योर दैट कि आपकी जो नॉब है वो 0 पे होनी चाहिए, 0 से आगे नहीं होनी चाहिए, पहले से हाई पे नहीं होनी चाहिए कि मोटर फ़ौरन करंट ज़्यादा ले सकती है और इस ड्राइव को डैमेज कर सकती है, ठीक है। तो इसके अंदर कोई सॉफ्ट स्टार्ट नहीं दिया हुआ, तो आपने मेक श्योर करना है कि आपकी नॉब पहले 0 पे है, फिर आपने इसको ऑन करना है, ठीक है। तो अब हम इसको एक दफ़ा प्रेस करके ऑन कर लेते हैं। अब आप देखें आपके पास यहाँ पे मोटर जो है वो रोटेट हो रही है। अभी आपका जो आरपीएम है वो आ रहा है। अभी यहाँ पे ये मूवमेंट से भी आपको इसका पता चल रहा है कि मोटर चल रही है। 146 147 आरपीएम आ रहे हैं। अब हम इसको इंक्रीज करते हैं। तो अब आप इमेजिन करें कि आपकी जो पल्सेस जो मैं हाथ से घुमा रहा था वो इतनी फास्ट पल्सेस आ रही थी, ये कितनी फास्ट पल्सेस आ रही होंगी, और इसने हर एक पल्स को रीड करना है और मिस नहीं करना, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा इसको मैं स्टेबल रखता हूँ। अभी देखिएगा कि कितना एक्यूरेट ये मेजर कर रहा होगा। अभी ये इसकी ऑलमोस्ट आरपीएम जो है ना वो 1-2 आरपीएम आगे पीछे शायद हो, लेकिन ये बिल्कुल स्टेबल कर देगा इसको। ये देखिए 2024 कितना स्टेबल इसने रखा हुआ है। तो इससे इसकी एक्यूरेसी का पता चलता है कि ये कोई भी पल्स जो है वो आपको यहाँ पे मिस नहीं होने देगा, और आपकी इतनी फास्ट पल्सेस आपको ये इसमें मिल रही होंगी, ठीक है। तो अब हम आपने इस लेक्चर के अंदर ये देखा कि आप कैसे जो है वो आरपीएम को मेजर कर सकते हैं, लेकिन इनकोडर का सिर्फ यही काम नहीं है आरपीएम को मेजर करना। मैंने आपको बताया मोटर की डायरेक्शन भी बताता है, चलिए वो भी काम हो गया। और क्या काम है इनकोडर का बता सकते हैं आप? सॉरी, काउंट करेगा तो फायदा, किस चीज़ को काउंट करेगा? देखिए काउंट कराना तो मकसद नहीं है इनकोडर का, ठीक है। वो तो काउंटर करवाते हैं, आपका कोई चीज़ लगी हुई आगे काउंट करवाएगा। इसका एक बहुत ही स्पेशल पर्पस है जो कि इंडस्ट्री के अंदर बहुत कॉमनली यूज़ होता है, और इस तरह का वो यूज़ है आपका पोजीशन भी है। बिल्कुल एक यूज़ पोजीशन है, लेकिन वो पोजीशन के लिए ये वाला इनकोडर यूज़ नहीं होता, वो यूज़ होता है एब्सोल्यूट इनकोडर। मैं आपको अभी वो भी बताऊंगा, लेकिन इसका एक और यूज़ भी है। वो क्या है? बिल्कुल, ये थोड़ा सा आपने ठीक कहा, मेरे ख्याल से आपका कहने का मकसद यही होगा
अगर आप इनकोडर को देखें तो इनकोडर एक और पर्पस के लिए भी यूज़ होता है, विच इज़ कॉल्ड डिस्टेंस मेजरिंग। ठीक है, अब डिस्टेंस मेजरिंग का क्या मतलब हुआ? आपका जो भी मोटर है, ठीक है, वो एक लीनियर एक्चुएटर को ड्राइव कर रही है, लीनियर एक्चुएटर को। ठीक है, वो लीनियर एक्चुएटर क्या होता है? इसको थोड़ा सा इधर करें, कैमरे मेरी तरफ करें, बस सही है, सही है। कैमरा थोड़ा सा उल्टा हुआ है, सीधा करें, ऐसे ऐसे, बस सही है, ओके। वापस करें उसको, नीचे से वापस करें, नीचे से। आपका जो राइट हैंड किधर रखा हुआ है आपने? ये वाला, इसको छोड़ दे, ऊपर वाले छोड़ दे, बस सही है। अच्छा जी, तो मैं ये बता रहा था आपका कि आपका फॉर एग्जांपल एक लीनियर एक्चुएटर है, मोटर नीचे से घूम रही है और लीनियर एक्चुएटर ऐसे चल रहा है। ठीक है, तो जब आपका लीनियर एक्चुएटर, मोटर नीचे से घूम रही होगी, लीनियर एक्चुएटर चल रहा होगा, और लीनियर एक्चुएटर के ऊपर कुछ भी हो सकता है ना, कोई भी प्रोडक्ट आपकी उसके ऊपर मूव कर सकती है, ऐसे ही है। उस प्रोडक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया, कितना मूव आगे किया, या कन्वेयर के ऊपर कोई चीज़ पड़ी हुई है वो कितनी आगे मूव हुई, ये आप इससे बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? आपको मैं एक छोटी सी एग्जांपल बताता हूं। इसको देखें जरा आप, ये आपको एक इनकोडर नज़र आ रहा होगा, आई होप कि ये अभी नज़र आ रहा होगा इस पिक्चर के अंदर, ये नज़र आ रहा है। ये पीवीसी पाइप की फैक्ट्री है, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पे एक पुली सी लगी हुई है, इसके साथ ये इनकोडर लगा हुआ है, और यहाँ पे इसका ये होल्डर है, रबर टाइप का बना होता है। ये रबर टाइप का इसलिए बना हुआ है कि स्लिप ना हो पाइप, तो ये उसको ऊपर से प्रेस करके रखता है, प्रेस। ठीक है, आपका ये जो पाइप है ये इसको ऊपर से प्रेस किए रखता है ताकि पाइप जरा भी स्लिप ना हो। जब ये पाइप पीछे से डेफिनेटली आगे इसके एक हैवी किस्म की मोटर लगी होती है जो इसको खींच रही होती है, ऐसे पूरे के पूरे 100 फुट के पाइप को ऐसे खींच रही होती है। तो जब ये पाइप खींचता है तो इसमें तो कोई मोटर नहीं लगी हुई ना, ये तो जस्ट फीडबैक लगा हुआ है। तो जब ये इधर से ऐसे गुजरता है तो ये पुली जो है रोटेट करती है। जब रोटेट करती है तो इनकोडर पल्सेस जनरेट करता है। इनकोडर जब पल्सेस जनरेट करता है तो ये बता देता है कि आपकी कितनी पाइप की लेंथ आगे जा चुकी है। और इसके आगे यहाँ पे एक कटर लगा होता है कि जब भी आपका 10-11 फुट जो भी पाइप आपने लेंथ दी हुई है, जब वो कंप्लीट हो जाती है, एक कटर फौरन चल के ऊपर हो जाता है और आपको एग्जैक्ट 10-11 फुट की जो लेंथ है वो आपकी पाइप की कटती हैं इससे। और इवन आपको ये भी बता देता है कि आपने पूरे दिन में कितनी लेंथ जो है काटी, कितना पाइप की प्रोडक्शन हुई। और आपको पता है कि 100 फुट के भी पाइप ये नीचे पड़ा हुआ है, ये देखें। इस तरह के पाइप भी इसमें मैन्युफैक्चर होते हैं जो कि सिंगल पीस होता है। तो ये भी आगे वो एक रोलर सा बना होता है बड़ा सा, और पाइप की लेंथ कैलकुलेट हो रही है। तो कोई बंदा इंची टेप से मेजर नहीं कर रहा होता वहाँ पे, ठीक है। ये सारा का सारा इनकोडर कर रहा होता है। और इसकी जो कैलिब्रेशन है वो सारी की सारी HMI पे होती है, ठीक है। हो सकता है आज 2 दिन के बाद शायद थोड़ा सा 1 सेंटीमीटर या कुछ थोड़ा बहुत 1 mm 2 mm का डिफरेंस आ जाए, तो वो जो डिफरेंस है वो उसमें प्लस माइनस करके HMI में एडजस्ट कर देते हैं। तो ये जो इनकोडर है इसकी एक एप्लीकेशन जो है वो ये भी है, ठीक है। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, ये बहुत सी इंडस्ट्रीज में बहुत सी तरह से ये यूज़ होता है। अब हम एक और जो सेकंड इनकोडर था जो मैंने आपको पहले भी बताया था, जो उसकी टाइप थी विच इज़ कॉल्ड एब्सोल्यूट इनकोडर। तो ये जो एब्सोल्यूट इनकोडर है ये किस काम के लिए यूज़ होता है? सॉरी, हाँ जी, कोई बता सकता है एब्सोल्यूट इनकोडर? पोजीशन मेजरिंग एंड लीनियर डिस्टेंस मेजरमेंट। लीनियर डिस्टेंस तो ये भी बता रहे हैं।
पोजीशन कंट्रोल के लिए। बिल्कुल। तो नॉर्मली ये पोजीशन के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल ये आपकी मोटर की एक रोटेशन है, समझ गए बात, ये रोटेशन है। तो इस रोटेशन में हमने ये 8 पॉइंट्स ड्रॉ किए हुए हैं, 8 पोजीशंस को ड्रॉ किया हुआ है। पोजीशन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, या यहाँ से लेंगे तो इस तरह कर लें, यहाँ पे 8 हो जाएगी। अगर आप इंक्रीमेंटल रोटरी इनकोडर को यूज़ करते हैं तो आप मोटर जब खड़ी हो जाए, स्टॉप हो जाए, तो आप ये नहीं बता सकते कि इन सारी पोजीशंस के अंदर मोटर किस जगह पे खड़ी है, इन 8 में से किस जगह पे खड़ी है। समझ गए बात के नहीं? आपके सपोज प्लांट के 8 स्टेप्स हैं, ठीक है, 8 स्टेप्स हैं और 8 स्टेप्स में एक मुख्तलिफ काम होता है, सही है। तो अगर वो 8 स्टेप पे मुख्तलिफ काम होता है, 4 स्टेप के बाद अगर आपकी लाइट चली जाती है, सही है, 4 स्टेप के बाद लाइट आपकी चली जाती है, तो जब दोबारा लाइट आएगी तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपने स्टेप नंबर किस पे खड़े हुए हैं। तो एब्सोल्यूट इनकोडर आपको ये भी बता देगा कि आप इस वक्त किस पोजीशन पे खड़े हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ये बताएगा कैसे। हाँ जी, एब्सोल्यूट इनकोडर के अंदर इस तरह के होल्स नहीं होते जैसे कि आपने अभी देखे, इसके अंदर होते हैं कट, ठीक है, और ये इस तरह से बना होता है तकरीबन। शायद मैं थोड़ा सा ड्रॉ कर सकूं तो मैं आपको बता देता हूं। ऐसे कट्स होते हैं, ठीक है, और ये डिफरेंट तरह के बने होते हैं इसके अंदर। तो साइंस बेसिकली ये है कि ये आउटपुट पे कोड देता है। कोड का मतलब ये है, एक पोजीशन आएगी तो ये आपको 000 दे देगा, ये पोजीशन पे 000 देगा, क्या देगा बाइनरी में, यानी कि 3 आपके याद लगे होंगे इसमें, तो ये आपको इस तरह दे देगा 0। नेक्स्ट पोजीशन आएगी 0 0 1 दे देगा, नेक्स्ट पोजीशन आएगी 0 दे देगा। तो जो ये कोड है पीएलसी को रीड करके डेसिमल में कन्वर्ट भी कर सकती है और इससे ये बता भी सकती है कि मोटर किस पोजीशन पे खड़ी है। हर कोड उसकी पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो इस तरह एब्सोल्यूट इनकोडर से आप किसी भी मशीन की पोजीशन को बता सकते हैं कि वो किस पोजीशन पे है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है एब्सोल्यूट इनकोडर का और रोटरी इनकोडर का, ठीक है। ये दोनों यूज होते हैं इंडस्ट्री के अंदर, ये नहीं है कि एक ही यूज होता है, दोनों तरह के यूज होते हैं, सही है। तो आज हमने देखा कि मोटर को आप कैसे, इसकी स्पीड को कैसे मेजर कर सकते हैं, इंक्रीमेंटल रोटरी इनकोडर क्या होता है, क्वाड्रेचर इनकोडर क्या चीज़ है, और एब्सोल्यूट इनकोडर जो है वो उसका क्या काम होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपकी इंटरव्यू के लिए बहुत ही कोर पार्ट्स हैं और प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं, इसको आपने कवर करना है, ठीक है। और